तो आज अपन पढ़ेंगे आमेर के कछवा शासकों के बारे में। आमेर का कछवा वंश। तो अब बातें मत करना, ठीक है? कि जो भी प्रश्न पूछना, जितनी देर पढ़ाऊं उतनी देर कोई भी प्रश्न पूछना, अपन जो पढ़ रहे हैं उससे संबंधित पूछ सकते हो। आपको कोई बात करनी है कि सर मान 5 मिनट दो, बात करनी है 5 मिनट दे दूंगा, लेकिन जब तक अपन पढ़ रहे हैं तब तक पढ़ते रहो। तो आमेर का कछवा वंश, जो जयपुर वाले जो शासक थे इनसे संबंधित। तो पूछ लेगी जयपुर में आपके कौन से वंश का शासन था? आपके कछवा शासकों का शासन था। तो इन कछवा शासकों की कुलदेवी कौन सी थी? पहले तो सबसे पहले आपको, तो कछवा शासकों की कुलदेवी आपकी कौन है? जमवाय माता है। इनका मंदिर कहां पर? आपके जमवा रामगढ़ है जो वहां पर। अब इन कछवा शासकों के उत्पत्ति से संबंधित अलग अलग विद्वानों के मत है। इनके बारे में बताया जाता है कि भाई इनकी उत्पत्ति है वो कैसे हुई। तो बताओ देखें कि पहले तो इनकी उत्पत्ति से संबंधित मत भगवान श्री राम के, कि भगवान श्री राम के पुत्र हुए थे आपके लव और कुश। तो उनमें कुश के जो वंशज है वो आपके क्या कहलाते हैं? कछवा कहलाते हैं। यानी भगवान श्री राम है, उनके पुत्र कुश के वंशज आपके कछवा कहलाते। फिर आपके कुछ एक आपका इतिहासकार है सूर्यमल। तो सूर्यमल मिश्रण जी क्या बोलते हैं आपके? तो सूर्यमल मिश्रण बोलते हैं कि आपके कुर्म वंशीय शासक थे और कुर्म से ही आपके क्या है? कछवा शासकों की उत्पत्ति होती है। एक आपके इतिहासकार हुए डॉक्टर गौरी शंकर हीराचंद ओझा। तो डॉक्टर गौरी शंकर हीराचंद ओझा जी क्या बोलते हैं? डॉक्टर गौरी शंकर हीराचंद ओझा ये क्या बोलते हैं कि कछवा शासकों के जो मूल पुरुष हैं, आदि पुरुष हैं, वो कौन थे? कछवा थे। और उन्हीं के जो वंशज है वो आपके क्या कहलाते हैं? कछवा कहलाते हैं। तो पूछ ले कि किस इतिहासकार के द्वारा कछवा या आमेर के शासकों का मूल पुरुष है कछवा बताया गया है? तो वो आपके कौन होंगे? डॉक्टर गौरी शंकर हीराचंद ओझा होंगे। एक आपके जयपुर में एक प्रशस्ति मिली हुई है, या फिर बोल सकते हैं अपन शिलालेख बोल सकते हैं, आमेर का शिलालेख। उस आमेर के शिलालेख में जयपुर के जो शासक हैं उनको क्या बोला गया? एक उपाधि प्रदान की गई। उनको नहीं, सवाई नहीं, उनको बोला गया रघुवंश तिलक कहा गया है। तो पूछ ले कि निम्न में से किस शिलालेख में या फिर आमेर के शिलालेख में कछवाओं को क्या कहा गया है? तो क्या कहा गया? रघुवंश तिलक उनको कहा गया है। ठीक है, तो थोड़ा सा इनके बारे में लिख लो। आमेर का कछवा वंश। फिर आगे जैसे जैसे शासक के बारे में पढ़ते जाएंगे वैसे वैसे लिखते जाएंगे। कुलदेवी जमवाय माता। इनकी कुलदेवी जमवाय माता, जिनका मंदिर कहां पर? आपका जमवा रामगढ़। इनकी कुलदेवी जमवाय माता, जिनका मंदिर जमवा रामगढ़ में है। उत्पत्ति से संबंधित मत। उत्पत्ति से संबंधित मत। फर्स्ट लिखो भगवान श्री राम के पुत्र, भगवान श्री राम के पुत्र कुश के वंशज, भगवान श्री राम के वंशज, भगवान श्री राम के पुत्र कुश के वंशज कछवा कहलाए। भगवान श्री राम के पुत्र कुश के वंशज क्या कहलाए? कछवा कहलाए। सूर्यमल मिश्रण के अनुसार, सूर्यमल मिश्रण के अनुसार, या मिश्रण भी लिख सकते हो, एक ही बात है। सूर्यमल मिश्रण के अनुसार
कछवा शासक, कछवा शासक कुर्म नामक, कुर्म नामक शासक के वंशज, कुर्म नामक शासक के वंशज थे। ठीक है, तो सूर्यमल मिश्रण के अनुसार ये क्या थे, आपके कुर्म वंशीय थे या कुर्म के वंशज थे, और यही आगे जाके आपके इनका क्या हो जाता है, आपके कुर्म वंशीय क्या हो जाते हैं, आपके कछवा हो जाते हैं। गौरी शंकर हीराचंद ओझा के अनुसार, गौरी शंकर हीराचंद ओझा के अनुसार गौरी शंकर हीराचंद ओझा के अनुसार इनका मूल पुरुष, मूल पुरुष या आदि पुरुष, मूल पुरुष या आदि पुरुष कछवा था। मूल पुरुष या आदि पुरुष कछवा था, और उसी के वंशज वो आपके क्या कहलाते हैं, यही कछवा शासक कहलाते। 1612 इस आगे नेक्स्ट में 1612 ईस्वी के 1612 ईस्वी के आमेर के शिलालेख में 1612 ईस्वी के आमेर के शिलालेख में भगवान श्री राम के वंशज होने के कारण 1612 ईस्वी के आमेर के शिलालेख में भगवान श्री राम के वंशज होने के कारण कछवा शासकों को, कछवा शासकों को रघुवंश तिलक, कछवा शासकों को रघुवंश तिलक, रघुवंश तिलक कहा गया, रघुवंश तिलक कहा गया है। रघुवंश तिलक कहा गया है। जो आपके कछवा शासक है, इन कछवा शासकों का जो झंडा है वो कितने रंगों का है, तो इनका जो झंडा है वो पचरंगा है, और इस पचरंगे झंडे के मध्य में आपके किसका निशान है, सूर्य का निशान है, वो आपको अंकित मिलता है। तो ये भी लिख लो कि कछवा शासकों का झंडा पचरंगा, कछवा शासकों का झंडा पचरंगा, जिसके मध्य सूर्य का निशान, जिसके मध्य सूर्य का निशान अंकित है, जिसके मध्य सूर्य का निशान अंकित है। अब सबसे पहले जो कछवा शासकों के जो शासक होंगे वो आपके कौन है, तेजकरण या दूल्हे राय। तेजकरण या दूल्हे राय। अब आपसे एग्जामिनर क्या प्रश्न पूछेगा कि मूलतः कछवा कहाँ के रहने वाले थे, तो मुख्यतः कहाँ के रहने वाले थे, ये जो कछवा शासक है, पहले देख लो भाई फिर बाद में लिख लेना कि ये जो मूलतः कछवा शासक है कहाँ के रहने वाले थे, ग्वालियर, ग्वालियर में एक जगह पड़ती है कौन सी, नरवर, तो वहाँ के रहने वाले थे, नरवर के जागीरदार थे, ग्वालियर के पास में जगह पड़ती है नरवर, वहाँ के जागीरदार थे। वहाँ का एक व्यक्ति था, जागीरदार था, जिसका अपने को नाम मिलता है क्या, सोडा सिंह, और इसी का बेटा था आपका कौन, ये दूल्हे राय या तेजकरण। तो नरवर या ग्वालियर, जो ग्वालियर के पास नरवर के जागीरदार सोडा सिंह का जो पुत्र है तेजकरण या दूल्हे राय, इसके द्वारा दौसा की एक राजकुमारी है, उससे क्या किया जाता है, शादी की जाती है, और दौसा उनको क्या मिलता है, दहेज में मिलता है, और इनके द्वारा अपनी राजधानी है वो बनाई जाती है, कौन सी, दौसा को अपनी राजधानी है वो बनाई जाती है। अब देखेंगे आगे कि जयपुर के जो कछवा शासक है, इनके द्वारा पहले राजधानी बनाई जाती है दौसा, फिर इनके द्वारा राजधानी बनाई जाएगी जमवा रामगढ़, फिर इनके द्वारा राजधानी बनाई जाएगी आमेर, और फिर इनके बाद में राजधानी बनाई जाएगी जयपुर। तो कई बार
प्रश्न पूछ लेता है एग्जामिनर कि जयपुर के कछवा शासकों की राजधानी का क्रम व्यवस्थित कीजिए, या उनके जो राजधानियों का जो क्रम है उनको सुव्यवस्थित रूप से बताइए। तो पहले राजधानी कौन सी बनी? दौसा, फिर जमवारामगढ़, आमेर और जयपुर। कुछ इतिहासकार एक और बोलते हैं कि भाई दौसा चलो कि इनको किस में मिल गई? दहेज में, इनके द्वारा राजधानी। उस समय दौसा वाला जो क्षेत्र था वहां पर बड़ गुजर जो शासक थे उनका क्या था? शासन था। और इसी तेजकरण या दुले राय इसके द्वारा बड़ गुजरों को पराजित करके और दौसा को क्या किया गया था? अपने अधीन किया गया था। ठीक है, तो इसके द्वारा बोलो। ठीक, कौन क्या बोल रहे हैं? ठीक है, तो दौसा किन के अधीन थी? बड़गुजरों के अधीन। और बड़गुजरों को पराजित करके और तेजकरण के द्वारा अपनी राजधानी है वो बनाई जाती है। किसे? दौसा को राजधानी बनाया जाता है। अब ये जो जमवाई माता है ना, कि बताते हैं कि भाई आपके जो तेजकरण है, ये जैसे तेजकरण क्या है कि सुंदर था, सुंदरता की वजह से इसका नामकरण है। क्या पड़ता है इसका नामकरण? दुल्हे राय। कि भाई दूल्हे के जैसे शादी वादी होती है, चाहे बींद के जो आस पड़ोस वाले हैं कितने ही बढ़िया कपड़े पहन जाओ, कुछ ही पहन जाओ, शादी वाले दिन सबकी नजर है वो किसके ऊपर रहती है? दूल्हे के ऊपर ही रहती है ना। कि भाई चाहे काड़ो हो, चाहे गोरो हो, किसी भी हो बोलेंगे भी नहीं देख सी सगड़ा। तो ये सुंदर होने के कारण, वैसे इसका वास्तविक नाम था तेजकरण, और सुंदर होने के कारण इसको क्या कहा जाता है? दुल्हे राय कहा जाता है। इनकी बेटी थी, उनका नाम मिलता है अपने को जमवाई माता। बताते हैं कि इनकी बेटी थी और कोई उनका बचपन में ही निधन हो जाता है। तो बाद में जैसे बचपन में निधन हो गया, सारे जो क्रियाकलाप है वो हो गए। एक युद्ध में बताते हैं कि तेजकरण जी है वो क्या हो जाता है? उस युद्ध में पराजित हो जाते हैं, घायल हो जाते हैं। तो उनको रात को एक सपना आता है कि भाई आप क्या करो कि जो नरवर नाम की जगह है वहाँ पर इनकी कुल देवी थी बुडवाई, जो जमवाई माता है उनको बुडवाई माता भी कहा जाता है। तो इनकी कुलदेवी थी बुडवाई माता की, आप वहाँ से मूर्ति वूर्ति लेके आओ और जो रामगढ़ वाला जो क्षेत्र है, अरावली की जो पहाड़ी है, वहाँ पर उस मूर्ति की क्या करो आप? स्थापना वगैरह करवाओ। तो इन्हीं तेजकरण जी के द्वारा जमवा रामगढ़ वाला जो क्षेत्र है, उस समय जो रामगढ़ वाला जो क्षेत्र है उसका नाम क्या था? माची नाम उसका नाम मिलता था। तो वहाँ पर आपके किन का शासन था? मीणाओं का। तो इन्हीं तेजकरण के द्वारा जो माची वाला जो क्षेत्र है वहाँ पर मीणाओं को पराजित किया गया और उसका नामकरण क्या किया जाता है इनके द्वारा? उसका नाम इन्होंने कर दिया रामगढ़। और थोड़े टाइम बाद में रामगढ़ में इनके द्वारा अपनी कुलदेवी का मंदिर का निर्माण करवाया जाता है। और उनका जो कुलदेवी है वो कौन सी है? जमवाई माता। इसी वजह से आपके जो रामगढ़ है उसका नामकरण क्या कर दिया जाता है? जमवा रामगढ़ है वो कर दिया जाता है। तो इनके बारे में थोड़ा लिख लो कि ग्वालियर के पास नरवर के जागीरदार सोडा सिंह के पुत्र तेजकरण के द्वारा दौसा की चौहान राजकुमारी, ग्वालियर के पास नरवर के जागीरदार सोडा सिंह के पुत्र तेजकरण के द्वारा दौसा की चौहान राजकुमारी के द्वारा तेजकरण के द्वारा, ये लिखा है ना, तेजकरण के द्वारा दौसा की चौहान राजकुमारी से शादी की जाती है, जिसके कारण तेजकरण को दौसा दहेज में प्राप्त होता है। दौसा दहेज में प्राप्त होता है और दौसा को ही इनके द्वारा अपनी प्रारंभिक राजधानी
बनाया जाता है। दौसा को अपनी प्रारंभिक राजधानी बनाया जाता है। इनका वास्तविक नाम क्या था? इनका वास्तविक नाम तेजकरण था और सुंदरता के कारण इन्हें दुले राय कहा जाता था। माची जयपुर के मीणाओं को पराजित करके इसे अपने राज्य में मिलाया तथा इसका नामकरण रामगढ़ किया जाता है। जो पहले माची नाम से जाना जाता था, जो मीणाओं के अधिकार क्षेत्र में आता था, तो तेजकरण के द्वारा माची पे अधिकार किया, उसको अपने वहां पे मिला लिया और उसका नामकरण क्या कर दिया इनके द्वारा? रामगढ़ नामकरण किया जाता है। इसे ही यानी जो रामगढ़ है उसको, इसे ही इनके द्वारा अपनी दूसरी राजधानी बनाया जाता है। रामगढ़ में जमवाई माता का मंदिर होने के कारण इसे जमवा रामगढ़ के नाम से जाना जाता है। तो जो तेजकरण जी है, इनके द्वारा पहली राजधानी बनाई गई कौन सी? दौसा को। फिर बाद में इनके द्वारा मीणाओं को पराजित करके रामगढ़, और रामगढ़ में ही आपके जमवाई माता का मंदिर है, और इसी कारण रामगढ़ को क्या बोला जाता है? जमवा रामगढ़ है वो कहा जाता है। अब आगे आपके जो शासक बनेंगे वो आपके कौन बनेंगे? कोकिल देव। तो वो लिख लो। जैसे कई बुक में कोकिल देव मिलेगा, कई बुक में आपको मिलेगा काकिल देव मिले। अब ये जो कोकिल देव है, इनके द्वारा आमेर के जो मीणा है उनको पराजित किया गया। आमेर वाला जो क्षेत्र है, उस आमेर पर पहले किन का शासन था? मीणा शासकों का शासन था। उनको पराजित करके और आमेर के ऊपर अधिकार किया जाता है, और इनके द्वारा अपनी नवीनतम राजधानी है वो बनाई जाती है। कौन सी? आमेर को इनके द्वारा अपनी नई राजधानी है वो बनाया जाता है। तो इनके द्वारा आमेर के मीणाओं को पराजित करके
आमेर को अपनी राजधानी, आमेर को अपनी राजधानी बनाया जाता है। आमेर को अपनी राजधानी बनाया जाता है। तो आमेर के मीणाओं को पराजित किया और आमेर को अपनी राजधानी बनाया। इनके द्वारा अंबिकेश्वर महादेव मंदिर, इनके द्वारा अंबिकेश्वर महादेव मंदिर का निर्माण, इनके द्वारा अंबिकेश्वर महादेव मंदिर का निर्माण करवाया गया था। ये जो आपके कोकिल देव है, इन्हीं के वंशज हुए आपके एक व्यक्ति कौन, नरु नाम से, और उसी के द्वारा एक नई शाखा, जो कछवा शासक है उनकी नई शाखा की स्थापना की गई, वो आपकी कौन सी है, नरु का। इन्हीं के एक वंशज हुए आपके कौन, शेखा जी, जिनके द्वारा कछवा शासकों की नई एक शाखा की स्थापना की गई, वो आपके कौन है, शेखावत। और इन्हीं शेखावतों के द्वारा आपके शेखावाटी वाला जो क्षेत्र वहाँ पर शासन किया गया। इसी वजह से ये अपना जो जयपुर, इधर सिक्कर, चूरू, झुंझुनू, इस क्षेत्र को किस नाम से जाना जाता है, शेखावाटी के नाम से जाना जाता है। तो इनके वंशज नरु के द्वारा नरुका, इनके वंशज नरु के द्वारा नरुका तथा नरु के वंशज नरुका तथा शेखा के वंशज शेखा के वंशज के द्वारा शेखावत, शेखा के वंशज के द्वारा शेखावत शाखा की स्थापना की जाती है। नरु के वंशजों के द्वारा नरुका और शेखा के वंशज के द्वारा शेखावत शाखा की स्थापना की जाती है। इन्हीं शेखावतों के द्वारा शेखावाटी वाले क्षेत्र पर, शेखावाटी वाले क्षेत्र पर शासन किया गया था। शेखावाटी वाले क्षेत्र पर शासन किया गया था। अब आगे इनके जो उत्तराधिकारी होंगे, एक दो शासक बाद में, वो आपके शासक होंगे पृथ्वीराज कछवा। जो इम्पोर्टेंट है एग्जाम से आपके जो रिलेटेड है, कि ऐसे नहीं कि भाई हर कुछ ही अपन पढ़ रहे हैं। जो एग्जाम ओरिएंटेड है, आज तक आपकी जो एग्जाम में प्रश्न आए उन्हीं से संबंधित अपन चीज़ें पढ़ेंगे। अब आगे आपके जो शासक बनेंगे कछवा शासकों में, वो आपके होंगे कौन, पृथ्वीराज कछवा। अब कोई खानवा का युद्ध पढ़ा था क्या अपन ने, कब हुआ था खानवा का युद्ध? 17 मार्च 1527। तो खानवा के युद्ध में आमेर की तरफ से किस शासक के द्वारा भाग लिया गया था? इन्हीं के द्वारा। तो आपसे पूछ ले, खानवा के युद्ध में आमेर के किस शासक के द्वारा भाग लिया गया था? वो आपके कौन है? पृथ्वीराज कछवा। इन्हीं के समय जब अपन संत संप्रदाय पढ़ेंगे, अरे क्या खो गया बैग में कि हाँ बस सर तो आगे लिख रहे हैं, पढ़ा रहे हैं, हमें पता नहीं है। सबका पता है क्या क्या लिख रहे हो आप, क्या नहीं लिख रहे हो, क्योंकि आप जिस स्टेज पर हो ना, उस स्टेज पे मैं आपसे 10 साल पहले उसको पार करके ही आया हूँ। मैं कोई सीधा ही टपका नहीं हूँ कि हाँ सीधा ही आ गए सर, ठीक है। तो इन्हीं के जब अपन संत संप्रदाय पढ़ेंगे, तो एक आपके संत संप्रदाय पढ़ेंगे अपन रामानंदी संप्रदाय। जब संत संप्रदाय पढ़ेंगे तो आपके जो संत होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं, एक आपके शैव और एक होते हैं वैष्णव। जो शैव संप्रदाय वाले होते हैं वो भगवान शिव की पूजा कर, और जो वैष्णव संप्रदाय के हैं वो भगवान विष्णु, यानी विष्णु के जितने भी अवतार हैं, भगवान श्री कृष्ण हो, भगवान श्री राम हो, विष्णु हो, नरसिंह अवतार हो, जितने भी हो, उन सब की पूजा करते हैं।
तो ये जो रामानंदी संप्रदाय है, ये किसकी पूजा करेंगे, किस संप्रदाय से संबंधित, आपके वैष्णव संप्रदाय, और इसमें भगवान श्री राम की पूजा वो की जाती है। तो इस रामानंदी संप्रदाय के एक व्यक्ति थे, जयपुर वाले शासक, जयपुर में आपके, उनका अपने को नाम मिलता है एक कृष्णदास पयोहरी जी। क्या नाम मिलता है अपने को? कृष्णदास पयोहरी। ये केवल कोई रोटी सब्जी कुछ नहीं खाते थे, केवल क्या करते थे, ये दूध का सेवन करते थे। इसी वजह से इनका नामकरण है वो क्या पड़ा है, पयोहरी है वो बोला जाता है। जयपुर में एक जगह पड़ती है आपकी, कौन, गलता जी। पहले कालांतर में आपकी जो गलता जी है वो आपके जो शैव संप्रदाय, जो भगवान शिव जी की पूजा करते हैं, उनकी प्रमुख पीठ हुआ करती थी। और उनमें भी आपके एक कापालिक, जो कनफटे योगी होते हैं ना, तो कापालिक संप्रदाय की ये गलता जी है वो प्रमुख पीठ होती थी। और कापालिक संप्रदाय के एक गुरु जी थे, उनका नाम अपने को मिलता है चतुरनाथ जी। इनकी प्रमुख क्या थी, ये पीठ थी। तो इन्हीं के समय, पृथ्वीराज कछवा के समय, गलता जी में एक शास्त्रार्थ होता है। शास्त्रार्थ कैसे होता है कि भाई आपके एक तरफ गद्दी लगा के कौन बैठ गए, चतुरनाथ जी, और एक तरफ आपके गद्दी लगा के कौन बैठ गए, कृष्णदास पयोहरी जी। वो किससे संबंधित है, वैष्णव संप्रदाय। ये आपके किससे संबंधित है, शैव संप्रदाय। तो कृष्णदास पयोहरी जी के द्वारा शास्त्रार्थ में इन चतुरनाथ जी को क्या किया जाता है, पराजित किया जाता है, इनको हराया जाता है। कि भाई वाद विवाद, शास्त्रार्थ एक प्रकार से क्या होता था कि भाई हमारा जो संप्रदाय है वो क्या है, सर्वश्रेष्ठ है आप। तो ऐसे ही बातचीत है, बाकी दोनों ही सर्वश्रेष्ठ है अपने अपने क्षेत्र में। तो कृष्णदास पयोहरी जी के द्वारा चतुरनाथ जी को शास्त्रार्थ में पराजित किया जाता है। और रामानंदी संप्रदाय की जो प्रमुख पीठ है वो कहाँ पर स्थापित की जाती है, गलता जी में प्रमुख पीठ है वो स्थापित की जाती है। जो गलता जी है, इन्हें गलता जी का उपनाम अपने को क्या मिलता है, गलता जी को बोला जाता है ना मंकी वैली, तो गलता जी को मंकी वैली भी बोला जाता है। एक इसे उत्तर तोताद्री के नाम से भी जाना जाता है। क्या बोला जाता है, उत्तर तोताद्री। गलता जी को छोटी काशी के नाम से भी जाना जाता है, ध्यान रखना। तो आपसे पूछ ले, मंकी वैली, उत्तर तोताद्री, छोटी काशी के नाम से किसे जाना जाता है, गलता जी। ठीक है। तो कृष्णदास पयोहरी जी के द्वारा गलता जी में कापालिक संप्रदाय के गुरु चतुरनाथ जी को शास्त्रार्थ में पराजित करके रामानंदी संप्रदाय की प्रमुख पीठ कहां पर स्थापित की गई, गलता जी। इन्हीं पृथ्वीराज कछवा के 12 पुत्र हुए। ठीक है। इनके द्वारा आमेर में आपके एक अलग ही सामंती व्यवस्था की स्थापना की जाती है, 12 कोटड़ी सामंती व्यवस्था। तो आपसे पूछ ले कि आमेर में 12 कोटड़ी सामंती व्यवस्था है वो किसके द्वारा प्रारंभ की गई थी, किसके द्वारा, पृथ्वीराज कछवाहा के द्वारा 12 कोटड़ी सामंती व्यवस्था। इनके 12 पुत्र हुए अलग अलग में, इनके द्वारा अपने जो साम्राज्य ये बोल दो या रियासत बोल दो उसको 12 भागों में बांटा गया था। तो लिखो 2-4 चीजें इनमें। पृथ्वीराज कछवा, इनके द्वारा खानवा के युद्ध में, इनके द्वारा खानवा के युद्ध में राणा सांगा की तरफ से भाग लिया गया था। इन्हीं के समय रामानुज संप्रदाय के, इन्हीं के समय रामानुज संप्रदाय के, रामानुज आगे बताऊं लिखूं, इन्हीं के समय रामानुज संप्रदाय के रामानंद जी के शिष्य, रामानुज संप्रदाय के रामानंद जी के शिष्य रामानंद, इनके द्वारा, जैसे ये जो रामानुज जी है इनके द्वारा दक्षिण भारत में अपने जो वैष्णव भक्ति धारा है उसको प्रारंभ किया गया था। फिर बाद में उत्तर भारत में जो वैष्णव भक्ति बोल दो या फिर वैष्णव विचारधारा है उसको लेके आने का श्रेय किसे जाता है, अपने रामानंद जी को जाता है। और उन्हीं रामानंद जी के द्वारा रामानंदी संप्रदाय की क्या की गई थी, स्थापना की गई थी। तो ये रामानंद जी के शिष्य आपके कौन थे, कृष्णदास पयोहरी। तो इन्हीं के समय रामानुज संप्रदाय के रामानंद जी के शिष्य कृष्णदास पयोहरी के द्वारा, कृष्णदास
पयोहरी के द्वारा कापालिक संप्रदाय के चतुरनाथ जी को, कापालिक संप्रदाय के चतुरनाथ जी को शास्त्रार्थ में ये रहा शास्त्रार्थ, चतुरनाथ जी को शास्त्रार्थ में पराजित किया गया था। शास्त्रार्थ में पराजित किया गया था तथा गलता जी को रामानंद संप्रदाय की प्रमुख पीठ बनाया गया था। ये गलता जी के ब्रैकेट में लिखना चाहो तो लिख लो। गलता जी को मंकी वैली, उत्तर तोताद्री के नाम से जाना जाता है। गलता जी को क्या बोला जाता है? मंकी वैली। वहां पर जाओ, अगर जाओ, जयपुर हो, अभी जयपुर में ही है गलता जी, तो डूब मत जाना। इधर जो अपन आमेर की तरफ जाते हैं ना, उधर ट्रांसपोर्ट नगर साइड में जाते हैं अपन, तो जल महल के जो पीछे वाले कुकस की साइड जाते हैं, तो उस साइड में अभी तो मत जाना, बारिश वारिश आ रही है, कहीं डूब डाब जाओगा कि सर बोला जा रहा है। हाँ, तो वहां पर बंदरों का भी ध्यान रखना, साथ में पानी का भी ध्यान रखना। तो इसे उत्तर तोताद्री या मंकी वैली, इनके द्वारा ही जयपुर में 12 कोटड़ी सामंती व्यवस्था की। इनके द्वारा ही जयपुर में 12 कोटड़ी सामंती व्यवस्था की स्थापना की जाती है। 12 कोटड़ी सामंती व्यवस्था की स्थापना की जाती है। 12 कोटड़ी सामंती व्यवस्था की स्थापना की जाती। और जो 12वीं कोटड़ी थी वो किसकी थी? बड़गुजरों की थी। ध्यान रखना, पूछ ले कि 12 कोटड़ी सामंती व्यवस्था किसके द्वारा स्थापना की गई? पृथ्वीराज कछवा। और उसमें पूछ ले 12वीं कोटड़ी है वो किनकी थी? बड़गुजरों की थी 12वीं कोटड़ी। अब आगे जो आपके शासक होंगे कि इनके बाद में उत्तराधिकारी संघर्ष चले कई दिनों तक, और फिर बाद में आपके शासक बनते हैं कौन? भारमल जी। और वहां से अपना आमेर का जो कछवा वंश है वो प्रॉपर ढंग से प्रारंभ होता है। भारमल, तो भारमल जी को सब जानते हो? कौन जानो? जानते हो ना? कैसे जानते हो? बस हम और बेचारे के द्वारा कितने काम किए गए वो नहीं जानते, बस एक कि अकबर से संधि कर ली थी। अब मरता क्या नहीं करता भाई, संधि तो करनी ही पड़े भाई। आगे अपन 1857 की क्रांति पढ़ेंगे, ठीक है। 1857 की क्रांति के समय एरिनपुरा जो छावनी थी वहां से विद्रोहियों के द्वारा विद्रोह किया गया। तो वो जब दिल्ली जा रहे थे तो बीच रास्ते में आउवा के ठाकुर थे कुशाल सिंह चंपावत, उनके द्वारा उनका नेतृत्व किया जाता है। फिर बाद में कालांतर में 1860 में जब अंग्रेजों के समक्ष कुशाल सिंह चंपावत आत्मसमर्पण कर देते हैं, तो चंपावत जी क्या बोलते हैं अंग्रेजों का एक आयोग होता है टेलर आयोग, उसके समक्ष बोलते हैं कि भाई साहब मेरी कोई गलती नहीं थी, ये सैनिक आए इन्होंने मुझे उकड़ू तो बिठा लिया और बंदूक लगा दी कि जब तक आप हमारा नेतृत्व स्वीकार नहीं करोगे हम आपको ना तो आगे जाने देंगे नहीं, या फिर अभी आपको यहाँ पर सल्टा देंगे। तब जाके मैंने इनका नेतृत्व है वो स्वीकार किया है। जबकि सबको पता था कि भाई आउवा के ठाकुर कुशाल सिंह की मारवाड़ के जो शासक है तगत सिंह के साथ में क्या है, लड़ाई चल रही है, अनबन चल रही है, और उनको एक सेना की जरूरत थी। वो एरिनपुरा से भागे हुए जो क्रांतिकारी हैं वो मिल गए, और फिर बाद में अंग्रेजों के खिलाफ उन्होंने युद्ध है वो प्रारंभ कर दिया।
तो उसी तरह से उस तत्कालीन परिस्थितियों में जो मुगल बादशाह था अकबर, वो भाई शक्तिशाली शासक था, पूरे भारतवर्ष पर उसका क्या था, शासन था। तो भारमल जी 50 साल की आयु में तो क्या बने थे, आपके शासक बने थे, कि बुढ़ापे में अपने जो काका भतीजे आपके परिवार वालों को सबको सल्टा सुलटू कर क्या बने थे, ये शासक बने थे, कि भाई नहीं मैं ही शासक बनूंगा कैसे न कैसे करके। तो 50 वर्ष की आयु में शासक बने, तो थोड़े बहुत दिन तक तो चाहे ना कोई 1-2 साल में ही सल्ट जाएगा, बस कहाँ ठीक है, लड़ लड़ा के अपने को काम कर लें। तो ये दूरदर्शी इनकी सोच थी कि भाई अपने को लंबे टाइम तक क्या करना है, जयपुर जो रियासत है उसके ऊपर शासन करना है, साथ ही साथ अपने जो उत्तराधिकारी, अपने जो आगे आने वाली जो पीढ़ियाँ हैं उनके लिए भी जयपुर को क्या करना है, अपने को सुरक्षित रखना है। तो 50 साल की आयु में शासक बने, दूरदर्शी सोच के ये क्या थे, शासक थे। अब उस समय 1562 के लमसम की बात है। अकबर कहाँ पर आता था रेगुलर, आपके जो मोहम्मद ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की जो दरगाह है अजमेर, वहाँ पर आता था रेगुलरली। तो 1562 ईस्वी के समय भारमल जी और एक व्यक्ति जो अकबर है, इनके जो एक मीडिएटर बनता है, जिसे अपन जैसे बोलते हैं मध्यस्थ, वो एक व्यक्ति थे, कौन, आपके चगताई खां। कई बुक में आपको नाम मिलेगा इनका मजनू खां। तो चगताई खां की मदद से आपका जो सांगानेर वाली जो जगह है, वहाँ पर भारमल जी की मुलाकात होती है, किससे, अकबर से मुलाकात होती है। अकबर दिल्ली से जा रहा था कहाँ पर, अजमेर, बीच में पड़ता जयपुर, इधर से ही जा रहा। तो सांगानेर में चगताई खां या मजनू खां की मदद से भारमल की मुलाकात है वो होती है, किससे, अकबर से। और फिर बाद में इसी 1562 ईस्वी में सांबर में भारमल के द्वारा अपनी पुत्री हरका बाई की विवाह है वो किससे कर दिया जाता है, अकबर के साथ में कर दिया जाता है। ये इनका क्या नाम मिलता है अपने को, हरका बाई। इन्हीं हरका बाई को इतिहास में अपन किस नाम से जानते हैं, मरियम उजमानी के नाम से जाना जाता है। इन्हें किस नाम से जानते हैं, मरियम उजमानी के नाम से जाना जाता है। तो पूछ ले कि भारमल जी के द्वारा अकबर की मुलाकात है वो किसके प्रयासों से हुई थी, किसके द्वारा करवाई गई थी, चगताई खां के द्वारा। कहाँ पर, सांगानेर में। हरका बाई का विवाह कब हुआ था, 1562 में। कहाँ पर, सांबर में। ठीक है, ये हरका बाई है वो इतिहास में किस नाम से जानी जाती है, राजस्थान का प्रथम शासक जिसके द्वारा अकबर की क्या की गई थी, अधीनता स्वीकार। अधीनता के साथ साथ इनके द्वारा क्या किए गए थे, वैवाहिक संबंध भी स्थापित किए गए थे। और इन्हीं की वजह से अपन इनको भारमल जी को जानते हैं। तो लिखो 2-4 लाइनें इनके। भारमल 50 वर्ष की आयु में, 50 वर्ष की आयु में आमेर के शासक बने। 50 वर्ष की आयु में आमेर के शासक बने। ये दूरदर्शी, ये दूरदर्शी सोच वाले, ये दूरदर्शी सोच वाले शासक थे। अब जिसमें दूरदृष्टि की सोच होगी वही तो आगे की सोच पाएगा ना। नहीं तो आपा बस ठीक है जेब में 100 रुपया की, ठीक है अब आ रही आपा अठे ही खर्च कर चलना, बाद की बाद में देख से काल की का। नहीं, अपने को पता हो कि भाई नहीं यही 100-500-1000 जो भी हैं अपने को पूरे महीने चलाने, तो आप उनको पार्ट में डिवाइड करके खर्च करो। तो इनको दूरदर्शी वाले सोच के तो शासक के नाम से भी जाना जाता है। 1562 ईस्वी में, 1562 ईस्वी में चगताई खां की मदद से, चगताई खां है ना, कई बुक में ध्यान रखना भाई, ये चगताई खां भी मिलता है और कई बुक में आपको मजनू खां भी मिलता है, ध्यान। चगताई खां ब्रैकेट में लिख लेना। मजनू खां की मदद से भारमल की मुलाकात, भारमल की मुलाकात सांगानेर में, सांगानेर में अकबर से होती है।
1562 ईस्वी में चगताई खां या मजनू खां की मदद से बारमल की मुलाकात सांगानेर में अकबर से होती है। इस समय अकबर ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती इस समय अकबर ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह अजमेर में जियारत करने जा रहा था। ठीक है, तो इस समय जो अकबर है वो कहां पर जा रहा था? ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की जो दरगाह है, चिश्ती संप्रदाय के सबसे जो बड़े आप बोल सकते हो, संत बोल सकते हो, महात्मा बोल सकते हो, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती। किन के समय आए थे ये भारत में? पृथ्वीराज चौहान तृतीय बोल दो, मोहम्मद गोरी बोल दो, उनके समय ये आपके आए थे। ठीक है, 1562 ईस्वी में ही उसी एक ही पैराग्राफ में लिखना सारी, 1562 में ही सांबर में बारमल के द्वारा अपनी पुत्री हरकाबाई का विवाह अकबर से किया जाता है। 1562 में ही सांबर में बारमल के द्वारा अपनी पुत्री हरकाबाई का विवाह अकबर से किया जाता है। इन्हीं हरकाबाई को इतिहास में मरियम उजमानी के नाम से जाना जाता है। मरियम उजमानी के नाम से जाना जाता है। एक अपन ने जगत गोसाई और पढ़ा था, वो कौन थे? मारवाड़ के शासक, मोटा राजा उदय सिंह की पुत्री थी। याद है क्या कुछ? तो ध्यान रखना। तो इन्हें इतिहास में किस नाम से जानते हैं? मरियम उजमानी के नाम से जाना जाता है। बारमल प्रथम शासक जिसके द्वारा मुगलों की अधीनता स्वीकार की गई। बारमल प्रथम शासक जिसके द्वारा मुगलों की अधीनता स्वीकार की गई तथा साथ ही वैवाहिक संबंध भी स्थापित किए गए थे। तो पूछ ले, राजस्थान का ऐसा कौन सा शासक था, प्रथम शासक जिसके द्वारा अकबर या मुगलों की अधीनता स्वीकार की गई? कौन? बारमल के द्वारा। अब बारमल ने अकबर की अधीनता स्वीकार कर ली, तो अकबर इनको कोई उपाधि भी देगा। तो कौन सी उपाधि दी जाती है इनको? अकबर के द्वारा इन्हें राजा अमीर उल उमरा की उपाधि प्रदान की। लिख लो, अकबर के द्वारा बारमल को राजा तथा अमीर उल उमरा की उपाधि प्रदान की जाती है। अमीर उल उमरा की उपाधि प्रदान की जाती है।
तथा साथ ही 5,000 का मनसब भी प्रदान किया जाता है। तथा मनसब एक तरह से उस टाइम पे क्या है कि व्यवस्था थी ऐसी कि भाई कोई जैसे अपने शासक होते थे राजस्थान में, वो तो बनाते थे किसी को जागीरदार या सामंत वगैरह, और वो अब इनमें क्या होता था कि जैसे 5,000 का इन्हें क्या बनाया गया है, मनसबदार बनाया गया। मनसब यानी मनसबदार ही होता था। अब ये मनसबदार दो प्रकार से होता था, इनमें दो चीज़ें होती थी, एक तो होता था जात और एक होता था सवार। जात यानी वो किस जाति से, यानी उसकी जो पद स्थिति है वो कैसी है, उच्च है, उससे कम है। जैसे एक वो पूरी व्यवस्था होती है ना, पदानुक्रम होता है। जैसे अपने ऊपर ही ऊपर जो प्रशासनिक अधिकारी होता है वो कौन है, अपना कलेक्टर डीएम होता है। फिर उससे नीचे अपन किसे मानते हैं, अपन एडीएम मान लो या एसडीएम मान लो। फिर आपके कौन होते हैं, तहसीलदार और वो सारे अधिकारी। तो इन जैसे जैसे आपके जैसे कोई 5,000 है, किसको 2,000, किसको 1,000, किसको 500, किसी को 200, ऐसे इनको मनसबदारी दी जाती थी। तो ये आपकी होती थी कि भाई आप दरबार में किस हिसाब से बैठोगे, उनके बैठने का क्रम भी निश्चित होता था। जिसको ज़्यादा मनसब प्रदान है वो आगे बैठता था, उनके पास में बैठता था, या कुर्सी उर्सी भी उनकी क्या होती थी, ऊपर होती थी। जिनको कम मनसब प्राप्त होता था वो नीचे दरी पर भी बैठ जाता, कुछ लोग, मतलब बैठने की स्थिति होती थी। और ये सवार यानी अपने साथ कितने सैनिक रखोगे आप, उनकी निश्चित होता था कि भाई आपको जैसे इनको 5,000 का मनसब, यानी इनको 5,000 का जात प्लस 5,000 सवार। एनी टाइम कब जब भी मुगलों को जरूरत होगी तो अपनी सेना लेकर जाएंगे, कितने, 5,000 के जो सवार है वो लेकर जाएंगे। तो इनके ये फिक्स था कि आपको इतनी सेना है वो रखनी, ठीक है। तो ये आपके थे भारमल जी। भारमल के बाद में जो शासक बनते हैं वो आपके कौन बनते हैं, भगवंत दास या भगवान सिंह भी उनको बोला जाता है। तो बताओ आप, महाराणा प्रताप को अकबर के द्वारा अपने अधीन करने के लिए कोई 4 शिष्टमंडल भेजे गए थे क्या? तो उनका क्रम बताओ कौन कौन से थे। पहले जलाल खां कोरची, दूसरा मान सिंह, तीसरा भगवंत दास। तो भगवंत दास, यही भगवंत दास है जो तीसरे शिष्टमंडल का क्या किया गया था, इसके द्वारा नेतृत्व किया गया था। जो अभी अकबर के साथ में जो शादी की गई थी, किसकी शादी की गई थी, हरका बाई की। तो हरका बाई और अकबर का जो पुत्र था वो, उसका क्या नाम मिलता है अपने को, उसको अपन बोलते हैं जहांगीर। तो इन्हीं भगवंत दास के द्वारा अपनी पुत्री की शादी की गई थी। किसके द्वारा, किसके साथ की गई थी, जहांगीर के साथ में उसकी शादी की गई थी। बाद में मान सिंह होंगे, फिर बाद में आपके मिर्जा राजार, सवाई जय सिंह, उन शासकों के बारे में भी अपन पढ़ेंगे। तो आज के लिए ही इतना काफ़ी है, ठीक है। अब बताओ कोई रिवीजन करेगा एक बार? चलो बताओ, चलो रिवीजन कर लेते हैं। चलो, इनकी कुलदेवी कौन सी है, जमाय माता। उत्पत्ति से संबंधित मत, श्री राम के पुत्र कुश के वंशज, मिश्रण जी क्या बोलते हैं, कुर्म वंशीय। ओझा जी क्या बोलते हैं, इनका आदि पुरुष कछवा। आपके आमेर शिलालेख जो 1612 का, इसमें क्या नाम मिलता है इनका, रघुवंश तिलक मिलता है। इनका जो झंडा है वो कितने रंग का है, पचरंगा है, जिसमें अपना बीच में किसका निशान है, सूर्य का निशान है, वो मिलता। पहला जो शासक है तेजकरण या दुलेराय, है ना। नाम तो था, घर वालों ने पंडित जी से नाम रखवाया क्या, तेजकरण, लेकिन पूछ रहा आज है ना फिर दुलेराय कि भाई एनी टाइम। आगे अपन पढ़ेंगे जब दादू दयाल के बारे में। दादू दयाल के साथ भी एक ऐसे व्यक्ति थे रजब जी नाम, जो पठान थे। शादी करने गए, दादू दयाल जी के प्रवचन सुनकर बारातियों को बोल दिया कि खाणो गुणो खा रणो थे खायो, मैं तो प्रवचन ही सुनूंगा। आजीवन वो दूल्हे के बेस में ही रहे। वो फिर उन्होंने शादी नहीं करी कभी भी। दादू दयाल जी ने शादी कर ली, लेकिन उनके जो अनुयायी हैं रजब जी, उनके द्वारा शादी नहीं की जाती है। तो तेजकरण जी तो आमेर के जो कछवा शासक हैं, ये मूलतः कहाँ के रहने वाले थे, ग्वालियर के पास जगह पड़ती है नरवर, वहाँ के रहने वाले थे। नरवर का एक शासक था सोडा सिंह, उसके पुत्र तेजकरण है, इसके द्वारा दौसा की चौहान राजकुमारी है उससे शादी की गई, और दौसा को अपनी क्या बनाई जाती है, राजधानी। क्यों, इनको दहेज में मिली क्या, दौसा।
एक दो इतिहासकार ये भी बोलते हैं कि दोसा में बड़गुजरों का शासन था, बड़गुजरों को पराजित किया और दोसा के ऊपर अधिकार किया। फिर इनके द्वारा माची, जो जयपुर के पास जगह पड़ती है, वहां की मीणाओं को पराजित किया गया। माची का नामकरण इन्होंने क्या रखा? रामगढ़। और रामगढ़ में ही जमवाई माता का मंदिर, इस वजह से रामगढ़ को क्या नाम दिया गया? जमवा रामगढ़ के नाम से भी जाना जाता। तो इनकी जो कुलदेवी है जमवाई माता, बुडवाई माता, वो एक ही है, ध्यान रखना। फिर आगे आपके जो शासक बने वो कौन है आपके? कोकिल देव। जो तेजकरण जी है, तेजकरण की जो बड़गुजरी रानी थी एक मारूनी, तो तेजकरण और मारूनी के पुत्र थे आपके कौन? ये कोकिल देव। कोकिल देव है। इन कोकिल देव के द्वारा कौन सी राजधानी बनाई गई अपनी? आमेर। आमेर को राजधानी। आमेर पे पहले किन का शासन था आपके? मीणाओं का शासन था। मीणाओं को पराजित किया और अपनी राजधानी बनाया आमेर को। कोई महादेव मंदिर का भी निर्माण करवाया, अंबिकेश्वर महादेव मंदिर का निर्माण। इनके जो वंशज हुए, मान लो इनके जो कोई बेटे बेटे थे, एक व्यक्ति का नाम मिलता नरु, जिसके द्वारा नरुका शाखा, एक व्यक्ति आपके कौन? शेखा जी, जिनके द्वारा शेखावत शाखा है उसकी स्थापना की जाती है। पृथ्वीराज कछवा, खानवा के युद्ध में भाग लिया। इनके समय ही आपके जो रामानंदी संप्रदाय के जो कृष्णदास पयोवरी जी है, उनके द्वारा जो कापालिक, जिन्हें अपन जो कनफटे योगी होते हैं ना, नाथ संप्रदाय वाले जो इतने बड़े बड़े कानों में पहने रखते हैं, उन्हीं को बोलते हैं ये कापालिक संप्रदाय वाले। उसके गुरु थे आपके कौन? चतुरनाथ जी। उनको पराजित करके गलता जी को अपनी प्रमुख पीठ है वो बनाया जाता है। गलता जी, उनका नाम क्या मिलता है अपने को? मंकी वैली या उत्तर तोताद्री। 12 कोटड़ी सामंती व्यवस्था की प्रारंभ किसने किया? पृथ्वीराज कछवा के द्वारा ही 12 कोटड़ी सामंती व्यवस्था की स्थापना की जाती है। 12वीं कोटड़ी है वो कौन सी थी? बड़गुजरों की, ध्यान रखना। फिर आते हैं बारमल जी। तो बारमल जी हैं, बड़े ही दूरदर्शी सोच के व्यक्ति थे, मतलब जैसे आगे की सोच के चलने वाले व्यक्ति थे। तो 1562 के समय अकबर की इनके द्वारा अधीनता स्वीकार, इनके द्वारा अकबर से मुलाकात की जाती है चगताई खां, मजनू खां के मदद से। कहाँ पर? सांगानेर में। 1562 में इनके द्वारा अकबर इनको इतने पसंद आ गए कि अपनी पुत्री हरका बाई है उनकी शादी कर दी। किसके साथ? अकबर के साथ। इन्हीं हरका बाई को इतिहास में अपन क्या बोलते हैं? मरियम उजमानी के नाम से जाना जाता है। राजस्थान का प्रथम शासक जिसके द्वारा मुगलों की क्या की गई थी? अधीनता और साथ ही साथ वैवाहिक संबंध है वो भी स्थापित किए गए थे। इनको अकबर के द्वारा कौन सी उपाधि? राजा और अमीर उल उमरा। तो ये ध्यान रखना, पूछा जाता है कि बारमल को अकबर के द्वारा निम्न में से कौन सी उपाधियां प्रदान? ए में दे दे आपकी राजा की, दो बी में दे दे आपके महाराजा, और सी में दे दे अमीर उल उमरा। चौथा ऑप्शन दे दे 1 और 3 दोनों। तो आपके एक राजा और अमीर उल उमरा की उपाधि इनको प्रदान, साथ ही साथ 5000 का मनसब भी इनको प्रदान किया जाता। ठीक है, कल की क्लास में आगे मान सिंगर, भगवंत दास, उनके बारे में अपन पढ़ेंगे। क्वेश्चन बता।